Hello dear students, today we will discuss about a very important topic, that is important documents used in the formation of a company। ठीक है, यानी कि अगर आपको कोई कंपनी बनानी है तो उसमें किन डॉक्यूमेंट्स का यूज़ होता है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, देयर आर 3 बेसिक डॉक्यूमेंट्स टू स्टार्ट अ कंपनी। ठीक है, फर्स्ट इज द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, second is articles of association and third is the prospectus। ओके, अगर आपको कोई प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करनी है तो उसके लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए। लेकिन अगर आपको एक पब्लिक कंपनी स्टार्ट करनी है तो उसके लिए आपको इन दोनों डॉक्यूमेंट के साथ साथ प्रोस्पेक्टस भी बनाना होगा। ठीक है, तो आज बात करेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट के बारे में। ठीक है, सो व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी। किसी भी कंपनी का जो है प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट यानी कि मेन डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ओके, इट कंटेन्स द पावर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के जो पावर्स हैं और कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उद्देश्य हैं, वो लिखे हुए होते हैं। इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स द स्कोप ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिस्क्राइब करता है कि कंपनी के जो ऑपरेशंस हैं उनका स्कोप क्या है या किस किस फील्ड में कंपनी काम कर सकती है। Memorandum of Association provides information to outsiders such as creditors, suppliers, etc. ये डॉक्यूमेंट आउटसाइडर्स को जैसे कि क्रेडिटर्स को, सप्लायर्स को कंपनी के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब बात करेंगे कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की, कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कौन कौन सी चीज शामिल होगी। ठीक है, तो पहला इसमें आएगा नेम क्लॉज। तो नेम क्लॉज में कंपनी का पूरा नाम आएगा। ठीक है, और जब कंपनी का पूरा नाम आएगा तो इन जो ये नीचे लिखी हुई बातें हैं, इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात इसमें कह रहा है कि अगर कोई पब्लिक कंपनी है, ठीक है ना, अगर कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उस कंपनी को अपने लास्ट में लिमिटेड वर्ड लगाना होगा, और अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उस कंपनी को अपने नाम के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड लगाना होगा। ओके, सेकंड कह रहा है कि कंपनी का नाम जो है किसी अदर कंपनी के नाम की तरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंपनी के नाम में कोऑपरेटिव वर्ड भी नहीं आएगा। ओके, और कंपनी का नाम इस तरह का भी नहीं होना चाहिए कि जिससे कि कंपनी का कोई कनेक्शन शो हो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ में। ओके, अब बात करते हैं ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम क्लॉज की। यदि किसी कंपनी को अपना नाम को चेंज करना है तो वो कैसे होगा? तो कंपनी को अपना नाम चेंज करने के लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी, तो तब जाकर के कंपनी का नेम चेंज होगा। ठीक है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पहला आ गया आपका नेम क्लॉज, सेकेंड विल बी द सिचुएशन और डोमिसाइल क्लॉज। इसमें क्या कह रहा है? इसमें उस स्टेट का नाम आएगा जिस स्टेट में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। ओके, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि एक कंपनी केवल एक ही स्टेट से रजिस्टर होती है, और एक रजिस्टर्ड ऑफिस वो जगह होती है जहां की कंपनी के सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को रखा जाता है। ओके, जब कंपनी अपना बिजनेस एक्टिविटीज को स्टार्ट करती है तो कंपनी के पास अपना एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, या जब कंपनी रजिस्टर हो जाती है तो उसके 30 डेज के अंदर कंपनी के पास अपना एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। ओके, सो दिस इज द सिचुएशन और डोमिसाइल क्लॉज। अब कह रहा है इसमें ऑल्ट्रेशन ऑफ सिचुएशन और डोमिसाइल क्लॉज, कि अगर कंपनी को अपना सिचुएशन क्लॉज या डोमिसाइल क्लॉज को चेंज करना है तो उसके लिए क्या कंडीशन होंगी? इसमें 2 कंडीशन हैं। अगर किसी कंपनी को अपना डोमिसाइल चेंज करना है विद इन अ स्टेट, ठीक है, तो उसके लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा और रजिस्ट्रार से परमिशन लेनी होगी। ठीक है,
दूसरी कंडीशन इसमें क्या बनती है कि अगर किसी कंपनी को अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तो ऐसी कंडीशन में उस कंपनी को दोनों स्टेट के रजिस्ट्रार से परमिशन लेनी होगी और इसके बाद ही जो कंपनी है उसका डोमिसाइल क्लॉज वो चेंज हो जाएगा। ओके, थर्ड इसमें आएगा ऑब्जेक्ट्स क्लॉज। ऑब्जेक्ट्स क्लॉज में आएगा कि कंपनी के क्या मेन ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कंपनी के क्या प्रमुख उद्देश्य हैं और मेन ऑब्जेक्ट के साथ साथ कंपनी के सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, वो ऑब्जेक्ट क्लॉज में आएगा। और ऑब्जेक्ट क्लॉज में हमको इन बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात क्या है इसमें, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंपनी मस्ट बी लीगल। कंपनी के जो उद्देश्य होंगे, जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो लीगल यानी कि कानूनी वैधानिक होने चाहिए। द ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। कंपनी के जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो लॉ के किसी भी प्रोविजन का उल्लंघन करने वाले नहीं होने चाहिए। द ऑब्जेक्ट्स मस्ट नॉट बी इमोरल, यानी कि जो कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जो उद्देश्य होंगे वो इमोरल यानी कि अनैतिक नहीं होने चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लॉज में भी आप चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इन ऑर्डर टू ऑल्टर इट्स ऑब्जेक्ट क्लॉज अ कंपनी मस्ट पास अ स्पेशल रिजोल्यूशन एंड ऑब्टेन द परमिशन ऑफ द कंपनी लॉ बोर्ड। ठीक है, यानी कि अगर कंपनी को अपना ऑब्जेक्ट को चेंज करना है तो उसको कंपनी लॉ बोर्ड से परमिशन लेने की जरूरत होगी। ओके, फोर्थ आएगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लायबिलिटी क्लॉज। तो लायबिलिटी क्लॉज में कह रहा है कि इट डिफाइंस द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी, कि कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी क्या होगी। इसमें पहला केस आएगा कि इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो उस केस में मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी होगी कि जितना कि उन्होंने शेयर कैपिटल में अनपेड किया है। अनपेड का मतलब कि भले उन्होंने शेयर्स को सब्सक्राइब कर लिया है लेकिन पेमेंट नहीं किया है। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि अगर एक आदमी ने सब्सक्राइब किए हैं 1000 शेयर्स, ठीक है, और एक शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपीज़, यानी कि उस पर्सन ने 10,000 रुपीज़ के शेयर्स को सब्सक्राइब किया है, लेकिन अभी तक उसने पे कितना किया है, केवल ₹7 पर शेयर, यानी कि अभी तक उस आदमी ने 1000 मल्टीप्लाई बाय 7,000 रुपये ही पे किए हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब कंपनी वाइंड अप होगी, जब कंपनी बंद होगी, तो उस पर्सन की, उस मेंबर की जो लायबिलिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 10,000 माइनस 7,000। ठीक है, सब्सक्राइब किया है 10,000 लेकिन पे किया है सिर्फ 7,000, तो 10,000 माइनस 7,000 इक्वल टू ₹3,000। ठीक है, तो यानी कि उस मेंबर की जो लायबिलिटी होगी वो ₹3,000 होगी। किसके केस में, अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है। ओके, सेकंड केस आएगा इसमें, इन केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी द लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ गारंटी गिवन बाय ईच ऑफ देम या ईच अदर। ठीक है ना, कि जितनी गारंटी किसी मेंबर ने ली होगी उतनी ही उसकी क्या होगी, लायबिलिटी भी होगी, जितनी उस मेंबर ने गारंटी ली हुई है। ओके, अब बात करते हैं ऑल्ट्रेशन ऑफ लायबिलिटी क्लॉज। ठीक है, कि अगर कंपनी को लायबिलिटी क्लॉज में चेंज करना है तो वो कैसे होगा। इफ अ कंपनी वांट्स टू मेक एन ऑल्टरेशन इन इट्स लायबिलिटी क्लॉज देन इट मस्ट पास अनएनिमस रिजोल्यूशन इन द मीटिंग ऑफ इट्स मेंबर्स, यानी कि मेंबर्स, जो जितने भी कंपनी के मेंबर्स हैं उनकी एक मीटिंग होगी और उसमें एक रेजोल्यूशन पास होगा। तो उसके बेस पे जब मेंबर्स डिसाइड करेंगे कि लायबिलिटी में चेंज किस तरह का होना चाहिए, तो उसके बेस पर ही लायबिलिटी क्लॉज में चेंज हो सकता है। ओके, और लास्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आएगा कैपिटल क्लॉज। ठीक है, दिस क्लॉज स्पेसिफाइज द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विद विच कंपनी इज टू बी रजिस्टर्ड। कैपिटल क्लॉज में शेयर कैपिटल की अमाउंट लिखी हुई होती है जिसके बेस पे कोई भी कंपनी रजिस्टर होती है। द कैपिटल विद विच अ कंपनी इज रजिस्टर्ड इज कॉल्ड रजिस्टर्ड, ऑथराइज्ड और नॉमिनल कैपिटल। और वो कैपिटल जिसके बेस पे कंपनी रजिस्टर होती है उसको हम
नॉमिनल कैपिटल कहते हैं या रजिस्टर्ड कैपिटल कहते हैं या ऑथराइज्ड कैपिटल भी कहते हैं, ठीक है। और एक कंपनी उतने ही शेयर्स को इश्यू कर सकती है जितना कि इसके मेमोरेंडम ने ऑथराइज किया हुआ होता है, ठीक है। अब अगर आपको कैपिटल क्लॉज में चेंज करना है तो वो कैसे होगा? अ कंपनी कैन ऑल्टर इट्स कैपिटल क्लॉज बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन एंड बाय ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ कंपनी लॉ बोर्ड, ठीक है। तो अगर कंपनी को अपने कैपिटल क्लॉज में चेंज करना है तो कंपनी लॉ बोर्ड से परमिशन लेकर के वो ये काम कर सकती है, ठीक है। और इसी के साथ में थोड़ा सा ये है टाइप्स ऑफ कैपिटल। दो तरह की कैपिटल होती हैं, एक हो गया ऑथराइज्ड कैपिटल और इसको हमने कहा नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल, और दूसरा हो गया इश्यूड कैपिटल। तो ऑथराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल है जो कि कंपनी अपने शेयर को इशू करके जमा करती है, ठीक है। और सेकंड हो गया इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल वो कैपिटल है जो कंपनी टाइम पे सब्सक्रिप्शन के लिए मार्केट में इशू करती है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव टॉक्ड अबाउट द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको याद कर लीजिए। थैंक यू।